नमस्कार, मैं संदीप उप्रेती आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल उप्रेती क्लासेस में। हम यहां पर हिमालयन रिवर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम के अंतर्गत हमने सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट कर दिया है, हमने गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट कर दिया है। आज की इस क्लास में हम यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को यानी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इस नदी की शुरुआत भी होती है तिब्बत से। इसके लिए हमें भी कहाँ जाना होगा? तिब्बत जाना होगा। यानी तिब्बत में यहाँ पर ये कैलाश रेंज है और इस कैलाश रेंज में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ग्लेशियर है चिमयांगडुंग ग्लेशियर। अब इस कैलाश रेंज के ठीक नीचे यहाँ पर मैंने बना रखी है, यहाँ पर ये क्या है आपका? ये मानसरोवर लेक है। तो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये ओरिजिनेट होती है इस मानसरोवर लेक से। अब इस मानसरोवर लेक से एक तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और दूसरी जो है वो इंडस नदी निकलती है यहाँ से। तो इंडस रिवर तो चली गई वेस्टर्न डायरेक्शन में और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये पूर्वी दिशा में यानी ये ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, अगर वो लेक का नाम पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा मानसरोवर लेक। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये पूछ दिया कि भाई ये बताइए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो आंसर आपका हो जाएगा चिमयांगडुंग ग्लेशियर। और अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि भाई जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये कौन सी माउंटेन से निकलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैलाश रेंज। या हो सकता है वो आपसे इस तरह से पूछ दे, वो कैलाश रेंज का नाम ही ना दे, आपसे बोले कि भाई ये बताइए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये किस हिमालय से निकलती है, और ऑप्शन दे देगा ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक रेंज। तब आपका आंसर होगा ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय क्यों आंसर होगा? क्योंकि जो कैलाश रेंज है ये ट्रांस हिमालय की ही तो एक रेंज है जिसे हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब भाई ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ से अब ये तिब्बत में बहेगी और जब ये तिब्बत में फ्लो कर रही होती है ना तो वहां पर इसको सांगपो या यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो और यारलुंग जांगपो नाम से ये जानी जाती है। अब यहाँ से तिब्बत में यानी महान हिमालय के समानांतर या महान हिमालय के पैरेलली ये नदी आगे बढ़ेगी और ये आ जाती है यहाँ पर इस नामचा बरवा पर्वत के पास। यानी जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जब ये नामचा बरवा के पास आएगी तो यहाँ हिमालय पर एक बड़ा तीव्र बैंड पड़ा हुआ है यानी इस वाले पॉइंट पर, और यहाँ से यह एंटर हो जाती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो यानी जिस पॉइंट पर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है ना वहां से इसका नाम पड़ जाता है दिहांग नदी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है, इसको वहां पर सियांग भी बोलते हैं और इसको वहां पर जियांग भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना एक बहुत गहरी घाटी बनाती है जिसको गॉर्ज बोलते हैं और उस गॉर्ज का नाम है दिहांग गॉर्ज। जैसे हमने सिंधु नदी में पढ़ा था ना सिंधु गॉर्ज, उसी तरीके से यहाँ पर एक गॉर्ज बनता है, इसको बोलते हैं दिहांग गॉर्ज। अब यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में जब आएगी ये नदी तो इसको क्या बोला जा रहा है? इसको दिहांग बोला जा रहा है, इसको सियांग बोला जा रहा है, इसको जियांग बोला जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश से अब ये नदी आगे आ जाती है और पासी घाट में आ जाती है। पासी घाट के बाद ये एंटर हो जाती है आसाम में, और आसाम का एक जिला है जिसका नाम है तिनसुकिया जिला, और तिनसुकिया जिले में एक जगह है यहाँ पर सादिया। इस सादिया नाम की जगह पर ये दिहांग नदी आ चुकी है। अब इस सादिया नाम की जगह पर क्या होगा कि इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां यानी इस दिहांग नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां, एक का नाम है दिबांग
और एक का नाम है लोहित। ये इसमें बाईं तरफ से आकर सादिया नाम की जगह पर इसमें मिल जाएंगी। जब ये यहाँ पर सादिया नाम की जगह पर इसमें मिल जाती है ना, तो यहाँ से अब इस नदी का नाम, यानी जो अभी तक दिहांग थी, अब ये बन जाएगी ब्रह्मपुत्र। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि असम का एक जिला तिनसुकिया है और उस तिनसुकिया जिले में एक जगह है सादिया, और सादिया से अब इस नदी का नाम पड़ जाएगा ब्रह्मपुत्र। इसकी कहानी आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा इन रिवर्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये लोहित नदी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्वेश्चन बन जाता है। यानी जो लोहित नदी है ना, ये तिब्बत से आती है। तिब्बत में एक माउंटेन है जिसका नाम है जुयालछू पर्वत, तो उस जुयालछू पर्वत से ये नदी आएगी और यहाँ पर एक जगह मैंने बना रखी है किबुतु, यानी किबुतु से होकर ये भारत में एंटर होती है। अब जो किबुतु है ना, ये किबुतु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आंसर आपका किबुतु हो जाएगा। और यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो वो है गौहर माता, जो कि कहां पर है, गुजरात में। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, ये कहां है, JNK में है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट जिसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, ये कहां हमारा, ये ग्रेटर निकोबार में है। तो किबुतु से अब लोहित नदी एंटर होगी और ये आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो रही होती है ना, तो वहां पर इस नदी को खूनी नदी या ब्लडी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली इसको खूनी नदी और ब्लडी रिवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस इलाके में ना बहुत लाल मिट्टी है। वहां पे जो मिट्टी है वो कैसे रंग की है, लाल रंग की मिट्टी है। तो जब ये नदी इस लाल रंग की मिट्टी के ऊपर से फ्लो करती है, तो उस लाल मिट्टी की वजह से ना ये दूर से हल्की रेडिश सी दिख रही होती है, तो जिस वजह से इसको खूनी या ब्लडी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नदी लोहित नदी और आगे आएगी और सादिया में इस ब्रह्मपुत्र नदी, इस दिहांग नदी से मिल जाएगी। तो इस लोहित नदी पर एक बड़ा ही फेमस पुल है जो कि किसी नदी के ऊपर बना हुआ भारत का सबसे लंबा ब्रिज है और जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। लगभग 9.15 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 2017 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये जो पुल है ना, ये पुल सादिया को और ढोला से लिंक करता है। यानी सादिया जो है ये आसाम में है और ढोला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि भाई ये बताइए कि जो भूपेन हजारिका जो ब्रिज है ये कौन सी नदी के ऊपर है, तो आंसर आपका हो जाएगा लोहित नदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो इस पुल की लंबाई कितनी है, तो 9.15 किलोमीटर है। और अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि जो भूपेन हजारिका पुल है ये किन दो जगहों को लिंक करता है, तो आंसर आपका हो जाएगा सादिया से और ढोला को लिंक करता है। इसीलिए इस ब्रिज को ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अब जब भूपेन हजारिका की हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में जो भूपेन हजारिका हैं ये आसाम की एक बड़ी ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। ये एक गीतकार थे, ये एक संगीतकार थे और ये एक गायककार भी थे। तो उनकी इस उपलब्धि के लिए 2019 में भारत सरकार ने उनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि 2019 में इनको तो भारत रत्न अवार्ड मिला था, लेकिन इनके साथ दो लोगों को और दिया गया था। एक थे नानाजी देशमुख और दूसरे थे प्रणब मुखर्जी। तो इस तरह से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई 2019 में किन किन लोगों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो उसमें एक थे आपके भूपेन हजारिका, दूसरे थे नानाजी देशमुख और तीसरे थे प्रणब मुखर्जी। तो इस तरीके से अब यहाँ पर सादिया के बाद जो दिहांग नदी है इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी इस आसाम राज्य में
फ्लो करेगी। तो ये आ जाती है अब इस डिब्रूगढ़ में। अब डिब्रूगढ़ में भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम है दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस ब्रह्मपुत्र घाटी की, तो ब्रह्मपुत्र घाटी में ऑयल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और जैसे आपका गुवाहाटी हो गया, आपका नाहरकाटिया हो गया, आपका नूनावती हो गया, ये डिब्रूगढ़ हो गया, बोंगईगांव हो गया, तो यहाँ पर ऑयल की रिफाइनरी है। इसके अलावा जो ये ब्रह्मपुत्र घाटी है और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सुरमा नदी। तो सुरमा नदी घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी ये चाय के उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। और वैसे भी जो आसाम है ना, भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन आसाम राज्य ही करता है। अब इसके बाद डिब्रूगढ़ से ये नदी आगे आएगी और जैसे ही नदी आसाम में एंटर होती है ना ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तक ये नदी जब आ रही होती है तो वहां पे ढाल होता है और इसमें क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है। तो जहां नदी में स्पीड ज्यादा होती है वहां उसकी कैरिंग पावर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब अपने साथ जितने भी मिट्टी, पत्थर, कंकड़ यानी जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, तो सेडिमेंट को कैरी करने की पावर भी उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन जब वो ये आसाम में एंटर करती है तो आसाम का जो मैदानी भाग है वहां पर इस नदी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब नदी की स्पीड कम होगी तो उसकी कैरिंग क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वो अपने साथ जितनी भी मिट्टी, पत्थर वगैरह लेकर आती है ना, वो सब यहाँ पर क्या करती है, ऐसे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर लेती है। तो जब वो मिट्टी, पत्थर को इकट्ठा करती है, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर लेती है, तो उसकी वजह से क्या होती है कि जो नदी है ना वो कई धाराओं में बंट जाती है। और कई धाराओं में बंट जाने के बाद वो फाइनली फिर एक पॉइंट पर मिल जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, नदी के बीच में कई सारे द्वीप बन जाते हैं, कई सारे आइलैंड्स बन जाते हैं। और इस तरह के द्वीप या इस तरह के जो आइलैंड्स है ना, जो इस ब्रह्मपुत्र नदी ने इस आसाम घाटी में बनाए हुए हैं, ये आपको वहां पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कोई भी नदी जब इस तरह का पैटर्न बनाती है ना, उस पैटर्न को बोला जाता है ब्रेडेड पैटर्न। और ब्रेडेड पैटर्न को मैंने यहाँ पर देखो एक डायग्राम से बनाया हुआ है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी आई यहाँ से और अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी। अब क्योंकि आसाम घाटी में क्या है, वहां पर प्लेन एरिया है, तो नदी की कैरिंग क्षमता क्या होती है, वो कम हो जाती है। और अपने साथ जितना भी मिट्टी, पत्थर लेकर आती है वो डिपॉजिट करना क्या कर लेगी, स्टार्ट कर देगी। अब इससे क्या होगा कि जो नदी के रास्ते में अवरोध पैदा होगा और नदी इधर और इधर की तरफ बढ़ जाती है। और यहाँ पर देखो ये क्या है, आपका ये लैंड का पोर्शन है, जमीन का पोर्शन है। तो नदी एक धार में इधर चली गई और नदी की एक धारा इधर, फिर एक धारा इधर, इस तरीके से जो नदी है ना वो कई धाराओं में बट के और फाइनली क्या होगी, देखो आपस में मिल जाती है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ बीच में कई सारे आइलैंड्स बन जाते हैं जिनको रिवर आइलैंड्स बोला जाता है। और उन्हीं रिवर आइलैंड्स में से एक रिवर आइलैंड है जिसका नाम है माजुली आयरलैंड। और जो ये माजुली आयरलैंड है ना, ये संसार का सबसे बड़ा नदी पर बना आयरलैंड है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। माजुली द्वीप के बाद यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये अब आसाम के लखीमपुर जिले में आ जाती है। और इस लखीमपुर जिले में इसमें एक नदी मिलेगी राइट हैंड साइड से जिसका नाम है सुबनसिरी। ये सुबनसिरी नदी जो है तिब्बत से आती है, तिब्बत से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में आएगी और फाइनली इस लखीमपुर में इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इधर बाईं तरफ से अगर देखें हम तो एक नदी और आ रही है धनसिरी। ये धनसिरी आती है नागालैंड से और ये नागालैंड में एक बड़ा ही फेमस पार्क है जिसका नाम है इंटंकी नेशनल पार्क से होते हुए आती है धनसिरी। और ये भी इस लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये जो है यहाँ पर ना जो मैंने के लिखा हुआ है ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये ब्रह्मपुत्र नदी और धनसिरी नदी के बीच में स्थित है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जब इस ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आती है ना, तो
इस काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पूरा पानी भर जाता है। और जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न रिनो के लिए जाना जाता है। बरसात के दिनों में अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसकी जो चौड़ाई है लगभग वो 16 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। और उस समय पूरा जो आसाम है ना बाढ़ की चपेट में आ जाता है। अब यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे आएगी और ये आसाम के जोरहाट में आ जाती है। और जोरहाट से आगे बढ़ते हुए ये अब तेजपुर में आ जाएगी। बाईं तरफ से इसमें एक और नदी आती है जिसका नाम है कपिली, और एक है देसांग और दिखो। तो ये नदियां हैं ब्रह्मपुत्र में बाईं तरफ से मिल रही हैं। और इसी तरह से अगर हम दाएं तरफ से देखें तो सुबनसिरी, रंगा, मानस और संकोस और तिस्ता, ये सब दाहिनी तरफ से यानी राइट हैंड साइड से इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। तो तेजपुर के बाद ये जो नदी है ना ये गुवाहाटी में आ जाती है। और गुवाहाटी के बाद अब यहाँ पर भूटान से एक नदी आ रही है जिसका नाम है मानस। तो ये मानस नदी है, ये भूटान की सबसे बड़ी नदी है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी। इसके बाद एक और नदी भूटान से आ रही है जिसका नाम क्या है, संकोस नदी। ये संकोस नदी पर भूटान का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसे भारत की हेल्प से उन्होंने बनाया है। अब इसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना ये गुवाहाटी से आगे बढ़कर अब आ जाती है धुबरी नाम की जगह पर। अब ये धुबरी जो है यहाँ पर गारो जो पहाड़ियां है ना यानी गारो, खासी, जांतिया, ये 3 फेमस पहाड़ियां हैं मेघालय की। तो जो गारो पहाड़ी के बगल में है धुबरी, और इस धुबरी के बगल में यहाँ पर एक जगह है गोलापारा, और इस गोलापारा से ये नदी एंटर हो जाती है कहाँ, बांग्लादेश में। और जहां इसका नाम क्या पड़ जाएगा, जमुना। अब इधर सिक्किम से एक नदी आ रही होती है जिसका नाम है तिस्ता नदी। अब ये तिस्ता नदी वेस्ट बंगाल होते हुए और ये भी बांग्लादेश में किसमें मिल जाती है, जमुना नदी में। तो तिस्ता नदी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर इस तिस्ता नदी को लेकर बांग्लादेश और भारत में क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई तिस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट यानी तिस्ता नदी जल विवाद किन 2 देशों के बीच में है, तो आंसर आपको याद रखना है, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश। अब जो ये तिस्ता नदी है ना ये निकलती है सिक्किम में एक लेक है जिसका नाम है चोलामू लेक, और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है, यहां से निकलती है। और इसकी एक बड़ी फेमस नदी, इस तिस्ता नदी की एक फेमस सहायक नदी है जिसका नाम है रंगीत। ये एग्जाम में पूछा गया था, तो उस नदी का नाम है रंगीत। और रंगीत नदी निकलती है सिक्किम में स्थित एक ग्लेशियर जिसका नाम है रंगोत ग्लेशियर, यानी रंगोत ग्लेशियर से निकली रंगीत नदी, और रंगीत नदी मिल जाती है किसमें, इस तिस्ता नदी में। तो इस तरह से अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये एंटर हो चुकी है बांग्लादेश में। जब ये बांग्लादेश में एंटर होगी तो नाम पड़ेगा जमुना। अब इधर से गंगा नदी आ रही है, और गंगा नदी भी जब बांग्लादेश में एंटर होगी इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा। जमुना और पद्मा मिलेंगी तो ये फिर क्या बन जाती हैं, पद्मा। वैसे ये हमने गंगा रिवर सिस्टम में पूरा पढ़ा हुआ, पर ब्रीफली में आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। यानी जमुना और पद्मा जब मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को बोला जाता है पद्मा। अब यहां से पद्मा आगे बढ़ेगी और इधर से बांग्लादेश की एक बड़ी फेमस नदी है जिसका नाम है मेघना। मेघना और पद्मा का संगम होगा। जब मेघना और पद्मा मिल जाती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना। और इस तरह से जो ये गंगा नदी है या ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये फाइनली मेघना नदी के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और एक बार ये एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि गंगा नदी किस नाम से बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो आंसर आपका हो जाएगा मेघना। और हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई इस मेघना नदी से लेकर और पूरा यहाँ पर जो हुगली नदी है, ठीक है ना, इसके बीच एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहा जाता है, या जिसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है, जो कि संसार का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अब यहाँ पर जो ये मेघना नदी है ना, इसमें एक और नदी मिल जाती है
जो भारत के मणिपुर से आ रही है, इसका नाम है बराक नदी। तो एग्जाम में पूछ सकता आपसे कि भाई जो बराक नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो आंसर आपका हो जाएगा मेघना नदी की, ये एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, इसके अलावा देखो जो ये मानस नदी थी ना, तो मानस नदी भी आती है इस मानस नेशनल पार्क से। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो मानस नेशनल पार्क है उसमें कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो आंसर आपका हो जाएगा मानस। और जो मानस नेशनल पार्क है ये आसाम में है और ये आसाम के बारपेटा जिले में है। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो आसाम के जोरहाट में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों ही जो पार्क है नेशनल पार्क, इंटंकी, काजीरंगा और मानस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब हम जरा एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना ओरिजिन, कि भाई जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ओरिजिनेट मानसरोवर लेक, अगर लेक पूछेगा तो मानसरोवर लेक। अगर उसने आपसे माउंटेन का नाम पूछा तो कैलाश पर्वत या ट्रांस हिमालय आप वहां पे बोल सकते हैं। और अगर ग्लेशियर बोलेगा तो चिमयांडुंग ग्लेशियर आप वहां पे लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आंसर आपका हो जाएगा 3। अब वो 3 देश कौन कौन से हैं, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 2 राज्य हैं, एक है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है आसाम। अगला अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें भाई कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कितने देशों में फैला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4 देशों में है। तो पहले कौन से हैं, तिब्बत, भूटान, भारत और बांग्लादेश। और इस तरह से लगभग 2.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसका पूरा जलग्रहण क्षेत्र फैला हुआ है। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है हमारा, वो आपसे पूछ देगा कि ये ब्रह्मपुत्र किस प्रकार की नदी है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये एंटीसीडेंट रिवर है, यानी ये पूर्ववर्ती नदी है। अब ये पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, इसको मैंने इंडस रिवर सिस्टम वाले वीडियो में डिफाइन किया हुआ है, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसकी लंबाई देखें, यानी सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, और अगर भारत के रेस्पेक्ट में देखें तो लगभग 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला पॉइंट है यहाँ पे हमारा डिफरेंट नेम, यानी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में सांगपो या यारलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आएगी इसको दिहांग, सियांग या जियांग के नाम से जाना जाता है, और जब ये आसाम में आती है तब इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और जब ये बांग्लादेश में आएगी तो तब इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके अलग अलग नेम हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा अक्ष संघीय नमन। तो अक्ष संघीय नमन को इंग्लिश में बोलते हैं यानी सिंटेक्सियल बैंड। एक्चुअली जो हिमालय है ना, इस हिमालय पर 2 बैंड पड़े हुए हैं, यानी 2 मोड़ पड़े हुए हैं। एक मोड़ है कहां पर, जहां पर सिंधु गॉर्ज था, यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सिंधु गॉर्ज है, ठीक है, इसको सिंधु गॉर्ज बोलते हैं। और एक मोड़ उसका कहां पर पड़ा हुआ है, जहां पर आपका दिहांग गॉर्ज है। तो यानी इस बैंड और इस बैंड को ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड यानी पूर्वी अक्ष संघीय नमन, और इसको वेस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड यानी पश्चिमी अक्ष संघीय नमन के नाम से जाना जाता है। और हिमालय पर जो ये बैंड पड़े हैं ना, इस बैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, यानी प्रायद्वीपीय पठार का जो ऊपरी हिस्सा है उसका जो पूर्वी बिंदु और उसका जो पश्चिमी बिंदु, यानी उसका ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट हिमालय पर यहाँ पर और यहाँ पे टकराए थे। अब क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार तो हार्ड रॉक से बना हुआ है और हिमालय जो है सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है, इसलिए हिमालय यहाँ पे मुड़ गया था। तो ये भी आप समझ चुके हैं कि अक्ष संघीय नमन या सिंटेक्सियल बैंड क्या होता है।
अब अगला है यहाँ पर ब्रेडेड पैटर्न। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कौन सी नदी ब्रेडेड पैटर्न बनाती है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी। अब मजूली हमने पढ़ ही लिया कि मजूली क्या है, ये संसार का सबसे बड़ा नदी पर बना हुआ एक द्वीप है जो कहां पर है, आपका आसाम में है। अब हम चलते हैं यहाँ पर अगला जो हमारा पॉइंट है, नेशनल वाटरवे 2। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे तो गंगा नदी को इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक नेशनल वाटरवे घोषित किया गया है। इसी तरह से जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को सादिया से लेकर और धुबरी तक नेशनल वाटरवे नंबर 2 घोषित किया गया है। लगभग 891 यानी 891 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल वाटरवे 2 किस नदी के ऊपर स्थित है, तो आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। और कहां से कहां तक है, सादिया से और धुबरी तक। इसके अलावा हम भूपेंद्र हजारिका ब्रिज तो हम डिस्कस कर चुके हैं। फेमस टाउन को एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। देखो जैसे पासी घाट हो गया, सादिया, डिब्रूगढ़, मजूली, आपका जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी और धुबरी, ये सारे कुछ फेमस टाउन्स हैं जो इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं। इसके अलावा हमने तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट भी समझ लिया, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।